जय माता दी बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक के इंट्रोडक्शन को देखा था। हमने पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ते हैं, उसकी हमारे डेली लाइफ में क्या आवश्यकता है। और हमने ये भी कहा था आप लोगों से, हमने ये भी डिस्कस किया था कि आज का जो मॉडर्न एरा है उसको हम सिलिकॉन एज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने सॉलिड के बारे में पढ़ा था। तो सॉलिड के बारे में हमने आपको बताया था कि सॉलिड के पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और इलास्टिसिटी की वजह से ही जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल बिहेव करते हैं, इनकम्प्रेसिबल बिहेव करते हैं। और उनके पास रिजिडिटी होती है, यानी कि कठोरता उनके पास होती है। और साथ ही वो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ को लिए रहते हैं, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को शो करते हैं। तो चलो फिर से यहाँ से हम शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूं, जितने भी सॉलिड्स होते हैं उन सॉलिड्स में उनके मॉलिक्यूल और उनके एटम्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है। और उस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से ही सॉलिड जो होते हैं वो टू टाइप्स में कैटेगराइज किए जाते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, टू ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं बाबू? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। तो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द सॉलिड्स वी विल डिस्कस आवर लेक्चर हियर, ओके। तो देखो हमने क्या पढ़ा सॉलिड्स के बारे में। जो सॉलिड्स हैं उनके पास प्रॉपर्टी और क्या होता है बाबू? इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से ये कैसा फील करते हैं, ये कैसा फील बिहेव करते हैं? इनकम्प्रेसिबल। और ये क्या क्या एग्जीक्यूट करते हैं, क्या क्या प्रदर्शित करते हैं? रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यानी रिजिडिटी कहने का मतलब क्या है? कठोरता, ठीक है ना। और उनमें एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होता है, यानी कि वो क्या होते हैं? वो मजबूत होते हैं, ओके। ऑल सॉलिड्स, देखो जैसा कि हमने बताया जितने भी सॉलिड हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं। हमने क्या लिखा? ऑल सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बट ड्यू टू डिफरेंट इंटरनल अरेंजमेंट, due to different internal arrangement of molecules inside them, they are divided into two categories. First is crystalline solid and the second is amorphous solid। क्या समझा आपने इससे? जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी सॉलिड्स होते हैं, देखो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी सबस्टेंस होते हैं, उन सब का जो कंपोजिशन होता है, यानी वो सब के सब जो होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये पढ़ा था ना केमिस्ट्री में। तो सॉलिड मटेरियल भी मैटर एटम और मॉलिक्यूल के बने हुए होंगे। तो सॉलिड मटेरियल्स में क्या होता है कि जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनमें उनका जो एटम्स का अरेंजमेंट, एटम्स और मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट सॉलिड्स पे डिफरेंट होता है। जिसकी वजह से ये जो सॉलिड्स होते हैं उनको टू क्लासेस में, यानी कि टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। और पहला जो कैटेगरी है वो क्या कहलाएगा? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा, दोज सॉलिड्स in which atoms or molecules are arranged in a definite and regular order। वैसे सॉलिड जिनमें की एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट और रेगुलर ऑर्डर में अरेंज हो, यानी कि एक फिक्स और रेगुलर, यानी कि जो पैटर्न जो फिक्स है, जो पैटर्न मतलब कि देखो डेफिनेट कहने का मतलब क्या है? डेफिनेट एंड रेगुलर ऑर्डर कहने का मतलब डेफिनेट यानी कि वो फिक्स होगा और रेगुलर मतलब वो बार-बार रिपीट करेगा, यानी कि एक जो फिक्स्ड ऑर्डर होगा वो बार-बार रिपीट करेगा। तो उसी को लोग बोला डेफिनेट एंड रेगुलर ऑर्डर थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द क्रिस्टल। यानी कि उस सॉलिड के जो भी क्रिस्टल्स होंगे उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल डेफिनेट होगा और रेगुलर होगा, एक जैसा होगा उस पूरे क्रिस्टल के अंदर, ठीक है ना। तो वैसे
क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट। इसका एग्जांपल क्या होगा? शुगर। इसका एग्जांपल क्या होगा? बीका। इस तरह से बहुत सारे इसके एग्जांपल्स। ओके, तो देखिए इतना पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो चलो उसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके बाद हम एमोर्फस सॉलिड के पढ़ेंगे। ओके, तो देखो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। इसके एग्जांपल्स तो होंगे सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, उसके बाद डायमंड, शुगर, सिल्वर क्वार्ट्ज, मीका और कॉपर सल्फेट और इस तरह के और, ठीक है ना। ये इसके एग्जांपल्स हैं। दूसरा, अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करें। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला बाबू? पहला कैरेक्टरिस्टिक कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप्स। इनका जो एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप होगा, एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो डेफिनेट होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक खास ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनका जो होगा एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप जो होगा वो डेफिनेट होगा। दूसरा, crystals of crystalline solid exhibit a long range order of the atoms and molecules। इनका जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगी वो एक खास ऑर्डर में होंगी। इस वजह से जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे वो सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर बॉन्डेड बाय द फ्लैट सरफेसेस। फ्लैट सरफेसेस यानी फ्लैट सरफेस कहने का मतलब क्या? उनकी जो सरफेस होंगे फ्लैट सरफेसेस कहने का मतलब जैसे कि देखो ये इनका अरेंजमेंट एक और एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, ठीक है, इस तरह से कुछ इसके एटम्स अरेंज होंगे, इसको बोलते हैं फ्लैट सरफेस। ओके ना? यस सर। बात समझे? इसके एटम्स जो होंगे यानी कि इनके मॉलिक्यूल जो होंगे एक डेफिनेट ऑर्डर में होंगे। और ये लार्ज रेंज ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि एक के बाद एक जुड़ा हुआ होगा। इसी का मतलब होता है हैव एग्जीक्यूट अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब इस तरह से वो जुड़े हुए। ओके, फ्लैट सरफेस कहने का मतलब कि पहले एक सरफेस फिर दूसरा सरफेस फिर तीसरा सरफेस ऐसे जो होंगे वो अरेंज होंगे। तीसरा, चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक। अनआइसोट्रोपिक कहने का मतलब क्या? एनाइसोट्रोपिक कहने का मतलब होता है बाबू कि इसका डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब जो होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होंगे। वो समझो कैसे। मान लो कि आपके पास हमने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का सैंपल लिया और उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह से जुड़े हुए, इस तरह से, ओके, इस तरह से लार्ज रेंज ऑर्डर था उनका, इस तरह से वो फ्लैट सरफेस पे जुड़े हुए थे एक दूसरे से, ठीक है ना। लार्ज रेंज ऑर्डर का मतलब आप लोग को समझ में आया ना? मतलब कि एक के बाद एक जुड़ करके ये लंबा चेन बनाएंगे, ठीक है ना। फ्लैट सरफेस कहने का मतलब कि उस सरफेस के नीचे यानी कि एक सरफेस जो बन गया उस सरफेस के नीचे भी एक अरेंजमेंट होगा एटम्स का, उसके नीचे भी होगा, उसके ऊपर भी होगा, उसके साइड में भी हो सकता है ना। तो इसको बोला फ्लैट सरफेस। तो इस तरह का हमने एक सैंपल लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है ना। आपको ये अज्यूम करना है कि जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया वो आइडेंटिकल है, एक बराबर है। ओके, तो हमने क्या बोला कि डिफरेंट डायरेक्शन में इसका थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कंप्रेसिबिलिटी अलग अलग होगा। वो कैसे? तो देखो मान लो कि हमने इस डायरेक्शन में इसका थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कंप्रेसिबिलिटी मेजर किया, फिर हमने इस डायरेक्शन में मेजर किया और फिर हमने इस डायरेक्शन में मेजर किया। हमने क्या पाया कि इसका अगर x आता है इसका y तो इसका z, ठीक है। ये इसके थर्मल कंडक्टिविटी का अगर हम करेंगे तो उसको थर्मल कंडक्टिविटी की रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे और
कंप्रेसिबिलिटी करेंगे तो उसको अलग करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों तीनों अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में बात करते हैं तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी इसके अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होंगे, ओके। जो पांचवा कंडीशन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। देखो यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन कहने का मतलब क्या कि इनके जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो सबका सब एक जैसा होगा, ठीक है। उनके अंदर के जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी एटम्स होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ सेम स्ट्रेंथ से जुड़े हुए होंगे, समझे ना? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट्स। देखो बाबू, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ये लास्ट प्रॉपर्टी वो ये है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या? ये जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट हमने लिखा है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इस शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी बीच का जो स्ट्रेंथ होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। हर एटम और हर मॉलिक्यूल के बीच का स्ट्रेंथ इक्वल होता है। तो जब उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम जब गर्म कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर हमको मिलता है जिस टेम्परेचर पर जाने से उसके जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड हैं वो एक साथ ब्रेक कर जाते हैं, और ब्रेक करने के बाद उनका कन्वर्जन सॉलिड से लिक्विड में हो जाता है। एक साथ ही क्यों करते हैं बाबू? क्योंकि उन सब का स्ट्रेंथ जो होता है, उन सब का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो इक्वल होता है, जिसकी वजह से एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होते हैं वो सारे के सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक कर जाते हैं, और एक साथ ब्रेक करने की वजह से क्या होते हैं कि हमारा सॉलिड जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। और इस तरह से सॉलिड सडनली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक थे, और इसके बाद हम लोगों को एमॉर्फस सॉलिड और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बाबू? एमॉर्फस सॉलिड्स एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक, ओके। Thank you so much, sir. वेलकम, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।